हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जनवरी 2024 का जो आपका प्रतियोगिता दर्पण है, उस प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके सार संग्रह को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि सार संग्रह में जो है वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए होते हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो इन सभी 130 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये सारे सब्जेक्ट के होंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि ये जो जनवरी 2024 का प्रतियोगिता दर्पण है, उसका जो करंट अफेयर्स का फुल वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी 2024 का, दिसंबर 2023 का, मतलब आपको अप्रैल 2023 से लेके अभी तक का जनवरी 2024 तक की सारी दर्पण के जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे एक जगह आपको मिल जाएंगे। और सारी जो करंट अफेयर्स है वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो यही शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले जो है हम लोग इसके पहले सेक्शन जो कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है उसे देखने वाले हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। देखिए, जो बौद्ध संगीति है वो चार बौद्ध संगीतियां हुई है। ठीक है, चार टोटल जो है वो चार बौद्ध संगीतियां हुई है। इससे प्रश्न ये बनता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, किसके शासनकाल में हुई, उस टाइम जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे अशोक है तो अशोक जो है वो किस वंश का था, मतलब किस वंश के शासनकाल में जो है ये संगीति हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अशोक के शासनकाल में कौन सी संगीति हुई थी, तो ये हुआ था आपका तृतीय संगीति। और अगर इसका टाइम पीरियड हम लोग देखें तो ये हुआ है आपका 300 नहीं, 255 ईस्वी में। 255 ईस्वी में कौन सी संगीति, थर्ड संगीति हुआ था। और ये किसके टाइम में हुआ, अशोक के टाइम में हो गया था। अशोक कौन से वंश का था, तो ये आपका मौर्य वंश का हो जाएगा, मौर्य वंश का। उसके बाद फिर इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था आपका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो थे मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र मोगलीपुत्र 30 जो है वो इसके अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र 30। ठीक है, ये तृतीय संगीति के अध्यक्ष थे। इसी तरीके से आपका फर्स्ट वाले का पूछ दिया जाता है कि वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका राजगृह में हुआ था। और उस टाइम जो इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो ये हुआ था आपका फर्स्ट वाला जो है वो हुआ था आपका अजात शत्रु के टाइम में। अजात शत्रु, उसके टाइम में जो है आपका पहला बौद्ध संगीति होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका वैशाली में। वैशाली में जो है वो आपका सेकंड होता है। और उस टाइम किस कौन अध्यक्षता करते हैं, तो सवा कामी। सवा कामी जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगर पूछा जाए ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो सेकंड वाला जो है वो आपका हुआ था काला शोक के टाइम में। काला शोक के टाइम में जो है ये आपका सेकेंड बौद्ध संगति हुई थी। फिर एक लास्ट में बच जाता है फोर्थ। तो फोर्थ जो बौद्ध संगति है, फोर्थ बौद्ध संगति जो है वो आपका हुआ है कुंडल वन में। कुंडल वन में फोर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और उस टाइम जो है इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष, इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इस टाइम जो आपको मिलेंगे राजा वो थे कनिष्क। कनिष्क के टाइम पीरियड में जो है ये आपका बौद्ध संगति होता है। और यही फोर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है। एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल की परंपरा के परिचायक हैं। तो देखो, ब्लेड ब्यूरिन कुछ नहीं है, आपको आप छेनी देखे होगे। छेनी, छेनी क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, आगे वाला भाग इसका नुकीला होता है। और इसका यूज जो है वो किया जाता है नक्काशी, जैसे कोई भी चीज़ को जो है वो तोड़ने में ही किया जाता है। तो ये जो यूज होता था उस पूरा पाषाण काल में, तो ये किया जाता था नक्काशी के लिए। नक्काशी के लिए इसका यूज किया जाता था। और ब्लेड ब्यूरिन इसका नाम दिया जा रहा है। ब्लेड मतलब ये नुकीला प्रकार का था, और ब्यूरिन, देखो ये जो ब्लेड ब्यूरिन टर्म है
और ये उच्च पुरापाषाण काल है, ये इंडिया से नहीं, ये यूरोप से मैच कर रहा है। ठीक है, यूरोप में जो है ये चीज़ यूज किया जाता था, ब्लेड ब्यूरिन। और वहाँ का जो मतलब पूरा पसान है काल था, उसको जो है बांटा गया उच्च पूरा पसान और मध्य पूरा पसान में। तो उस उच्च पूरा पसान काल में जो है ये चीज़ें देखी जाती है कि ब्लेड ब्यूरिन का जो है यूज किया गया था। और ये जो प्राप्त किया गया है वो यूरोप का एक शहर है ग्रेविटियन, ग्रेविटियन, वहाँ से ये चीज़ें जो है ग्रेविटियन, वहाँ से ये चीज़ें जो है प्राप्त की गई है ब्लेड ब्यूरिन। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लेड ब्यूरिन क्या है, एक प्रकार का आप छेनी है। और ये जो होता था पत्थर का होता था, ये आप मत समझ लीजिएगा कि आपका जो है लोहे का हुआ करता था। वो पत्थर को ही नुकीला बना के जो है नक्काशी के लिए यूज किया जाता था। तो वो था ब्लेड ब्यूरिन। और उस उपकरण का यूज जो है वो उस पुरापाषाण काल में यूरोप में किया जाता था, और यूरोप के शहर ग्रेविटियन से जो है ये प्राप्त हुआ है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। तो चतुर्वर्ण की जो अवधारणा है वो आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि वो चार वर्ण कौन से हैं। तो वो चार वर्ण जिनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण का जो है उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब इसी में से कोई भी आपको हटा के और कुछ और दिया जाएगा ऑप्शन में, और पूछा जाएगा कौन सा जो है चातुर्वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। वहीं कुछ और जो है, देखो ऋग्वेद में टोटल जो है आपको अगर देखोगे तो 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। तो उसमें जो है आप अगर मंडल जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल को देखोगे तो 8वें मंडल में जो है जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, 8वें मंडल में जो भी ऋचाएँ लिखी गई हैं, वो हाथ से लिखी गई हैं और उनको बोला जाता है खिल। ठीक है? उसी तरीके से अगर आप तीसरे मंडल को देखोगे, तो तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता को समर्पित जो है एक मंत्र लिखा गया है, जिसे गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र, इसका वर्णन आपको किसमें मिलेगा? इसका वर्णन आपको जो है मिलेगा तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का जो आपका उल्लेख है वो कहाँ मिलेगा? तो तीसरे मंडल में मिलेगा। और ये सूर्य देवता को जो है समर्पित है, सावित्री को ये समर्पित है। ठीक, फिर आपको एक मिलेगा 9वें मंडल। 9वें मंडल जो है वो आपको, उसमें जो है सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख जो है आपका 9वें मंडल में किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तित की थी, और वो अपने इसी सारे कारनामों के लिए जाना जाता है जो उसने अचानक से लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी किसने परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने। आगे है, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला को सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। आगे पूछा जा रहा है कि राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? तो वो वर्णन है आपका यजुर्वेद में। देखो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि आपका गध और पद दोनों में लिखा हुआ है। गध और पद दोनों में लिखा हुआ है। और इस यजुर्वेद में जो है वर्णन किस चीज का है? तो इसमें जो है मेनली जो भी वर्णन है वो है वेद में जितने भी आपको मिलेंगे और पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें। ठीक है, पूजा पाठ हो गया या यज्ञ हो गया
यज्ञ से रिलेटेड जितने भी नियम कानून विधि विधान मिलेंगे वो सारा जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा यजुर्वेद में। और इसके अलावा जो बलि देने की प्रथा थी, बलि देने का जो विधि है, उसके बारे में भी जो आपको वर्णन मिलेगा वेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखिए ना है कि यजुर्वेद में आपको गद्य और पद्य में मिलता है। एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य में लिखा हुआ है तो वो है यजुर्वेद। और इसमें आपको जो है जो भी यज्ञ है या बलि देने की विधि विधान है, उन सभी का उल्लेख किया गया है। तो आपको मालूम होगा राजसूय भी क्या था, एक प्रकार का यज्ञ था। तो इससे रिलेटेड चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे हाथी गुफा का अभिलेख जो है कि शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। देखो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है। कलिंग के जो राजा थे खारवेल। कलिंग कहाँ, तो ये आपको उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का जो जगह है कलिंग, तो कलिंग के राजा खारवेल का उल्लेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। और हाथी गुफा अभिलेख को बोला जाता है कि ये तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित अभिलेख के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। तो मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदान जो है वो उलेमा को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में किससे मुस्तौफी ए ममालिक का कार्य संबंधी था। तो मुस्तौफी ए ममालिक जो है वो बोला जाता था लेखा परीक्षण को। ठीक है, अकाउंटेंट को जो है वो आपका मुस्तौफी ए ममालिक के नाम से जाना जाता था। कहाँ, तो दिल्ली सल्तनत में। आगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे। तो देखो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जैसे ही वो दिल्ली के गद्दी पे बैठा तो कृषि के ऊपर जो उपकर लगता था, शेष जो लगता था, उस शेष को जो है हटा दिया था। और उस कृषि उपकर को कहा क्या जाता था, तो उसे कहा जाता था अब वाब। क्या कहा जाता था, अब वाब। तो ये ध्यान रखना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे। देखिए जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का गठन जो है वो आपका सितंबर में हो जाता है। सितंबर 1946 में जो है इसका गठन हो जाता है। लेकिन उस टाइम मुस्लिम लीग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल होती है। और उस टाइम इनके 5 सदस्य जो है शामिल होते हैं। और उनका जो मुद्दा था कि हाँ हमें जो है प्रमुख जो मंत्रालय है वो दिया जाए। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्हें दिया जाता है वित्त मंत्रालय दिया जाता है, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय मिलता किसे, तो लियाकत अली खां को मिलता है। लियाकत अली खां। और ये अक्सर पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार में जो है वो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो स्वास्थ्य मंत्री वो कौन थे, तो वो थे गजानतर अली खां। गजानतर अली खां को जो है वो बनाया जाता है हेल्थ मिनिस्टर। फिर एक जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता होगा वो है आपका विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय। तो कानून मंत्रालय ये भी जो है आपका मुस्लिम लीग के ही पास था। और इसके जो मंत्री थे वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल ये कौन थे, तो ये भी जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और ये विधि मंत्रालय जो है इनके पास था। इसके अलावा संचार मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय भी जो है वो मुस्लिम लीग के ही पास था। तो 5 मंत्रालय जो है वो मुस्लिम लीग के पास था। अर्थात 5 सदस्य जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे 1946 में। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो इसमें शामिल होती है। जो आपका लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें शामिल होते हैं 1916 में। तो उसी को बोला जा रहा है लखनऊ पैक्ट। और इसी में आपको मालूम होगा कि गरम दल और नरम दल वो दोनों भी इसी में आके शामिल होते हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है कि लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 का, जो लखनऊ अधिवेशन था उस टाइम जो है लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ये जो है 1916 के
लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। गर्म और नरम दल जो है वो एक जगह वापस आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने जो है बाद में होम रूल लीग स्टार्ट करती है। होम रूल लीग। और ये जो है मद्रास में इसकी मेजबानी करती है। मद्रास में होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और उन्होंने पूना में इसकी शुरुआत की थी। पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में किसने किया था? तो मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। वहीं अगर आपको पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वहां पे आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगी। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने जो है वो आपका 1925 ईस्वी का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन का। कानपुर अधिवेशन का। और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी मेजबानी की थी। कलकत्ता अधिवेशन की मेजबानी जो है वो एनी बेसेंट ने की थी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जबकि सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस टाइम भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और देखो उस टाइम पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। ओ डायर। और उस टाइम जो मतलब गोली चलाने का आदेश दिया था, गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था REH डायर। REH डायर। मतलब जो आदेश दिया था वो जो जनरल था वो था जनरल REH डायर। और उस टाइम जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। और उधम सिंह ने जो है उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को ही जो है 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में उन्हें गोली मारकर उनका हत्या करता है। ठीक है, तो पंजाब के उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर और उधम सिंह ने जो है उनकी हत्या की 1940 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि सन 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1882 में जो इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है W हंटर के द्वारा किया गया था। देखिए एक ही लाइन में जो है कई सारे प्रश्न आपका यहाँ पे छिपा हुआ है। जैसे एक हो गया कि 1882 में जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1882 में जो है ये किया गया था और इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता जो है W हंटर ने की थी और ये कब गठित हुआ था? तो ये 1882 में हुआ था। दूसरा है कि ये किससे संबंधित है ये कमीशन? तो ये कमीशन जो है हंटर कमीशन ये आपका एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि सन 1882 में गठित हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो ये आपका एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, और अध्यक्षता किसने किया था? W हंटर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो 1935 में क्या होता है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो उसी टाइप का जो है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और पूछा जा रहा है कि 1935 में जब ये हुआ तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर मॉरिस गवेर। सर मॉरिस गवेर जो है वो 1935 में गठित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? तो वहाँ का नवाब जो है वो बाजिद अली शाह था। अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1856 ईस्वी में। जो लॉर्ड डलहौजी था उसने जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर जो अवध को अपने राज्य में मिला लेता है। और बोला जाता है कि जो 1857 का विरोध था वो एक तरीके से अवध को अंग्रेजी राज में विलय करने के कारण भी हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा अवध का अंग्रेजी राज में जब विलय हुआ था तो उस टाइम अवध का नवाब बाजिद अली
शाह था। आगे 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? पहले तो ये जानना कि ये जगदीशपुर है कहाँ, तो ये बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। अब आपको आसान हो गया होगा कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने जो है ये किया था। और जगदीशपुर आपका कहाँ है? तो बिहार के आरा जिले में है। जो भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला में आरा जो जगह है वहाँ पे ये जगदीशपुर गांव या एक एरिया जो है था। और वहाँ के वीर कुंवर सिंह थे और उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा ये जा रहा है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आवाहन किसने किया था? तो ये जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। उन्होंने जो है एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आवाहन किया था। हालांकि उन्हीं के जो शिष्य थे उनके द्वारा एक और नारा दिया गया, उसमें बोला गया मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए कोई धर्म, कोई धर्म, कोई जाति, कोई धर्म, कोई जाति और कोई ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं। ये जो है उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा ये नारा दिया गया कि मानव जाति के लिए कोई धर्म, कोई जाति और कोई ईश्वर नहीं। और इनका जो नाम था वो था सहोदरन अय्यप्पन, सहोदरन अय्यप्पन। इनके द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये नारा किसने दिया था। ठीक है, दोनों से प्रश्न आपको पूछा जाता है। सहोदरन अय्यप्पन ये वही व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ आंदोलन को नेतृत्व करते हैं। तो सहोदरन अय्यप्पन के बारे में भी याद रखना है कि इन्होंने दिया था मानव जाति के लिए कोई धर्म, कोई जाति और कोई ईश्वर नहीं। जबकि श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किया गया था सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। और ये अधिवेशन होता क्या है? तो ये अधिवेशन जो है आपका नई दिल्ली में होता है। नई दिल्ली में जो है पहले काउंसिल चैम्बर था, तो नई दिल्ली में जो है काउंसिल चैम्बर के जो लाइब्रेरी था वहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन और कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में जो है ये आपका होता है। फिर ये जो थे वो अस्थायी थे। इसके बाद जो है 11 इनका जो है विरोध किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को। आगे पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के के संवर्धन से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है कि हमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का गवर्नमेंट जो है वो प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से ये लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के किस भाग में है? तो ये जो है संविधान का भाग 4 में उल्लेखित है। भाग 4 देखो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हो गया और भाग 4 में जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है और 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक, भाग 4 में अगर देखा जाए तो ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। आगे पूछा जा रहा है ऐसे सभी व्यक्ति जो किसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो, किस तारीख के बाद भारत में जन्म ग्रहण किए हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में जन्म लिए हो तो उसे जो है जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। आगे पूछा जा रहा है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो देखो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 में इस मौलिक अधिकार को इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और ये जो है सामान्य वैधानिक अधिकार बन गया। आज के डेट में ये आपका अनुच्छेद 300 के तहत आता है। ठीक है, पहले ये किस में था? तो अनुच्छेद 31 में आता था और अभी जो है ये अनुच्छेद 300 में आता है।
देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 19 है। 19 में ही वर्णित है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और उसी के अंतर्गत जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी दी गई है। जो अनुच्छेद 19 का क है उसमें है बोलने की आज़ादी, और उसी से रिलेट करता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। और जो स्वतंत्रता का अधिकार जो हम लोग को मौलिक कर्तव्य मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक मिला हुआ है। आगे, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत जो है वो राज्य की नीति निषेध तत्व में दिया हुआ है कि सरकार जो है वो लोगों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का। अगर इसमें अनुच्छेद की बात किया जाए तो ये आपका अनुच्छेद 39 से रिलेट करेगा। देखो 39 में 3 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 39 क, ख और ग। तो अनुच्छेद 39 क है, उसमें बोला ये गया है कि जो है विधिक सहायता के लिए जो है की व्यवस्था किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता किया जाएगा, और समान कार्य के लिए जो है समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये बात इसमें की गई है। फिर ख में अगर आप देखोगे तो ख में बोला गया कि जो भी सार्वजनिक धन है उसका वितरण जो है और स्वामित्व जो है इस सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो वो उसका वर्णन है। और 39 ग में अगर जाओगे तो वहाँ पे लिखा गया है, धन का जो है वो समान वितरण करने का प्रयास जो है गवर्नमेंट करेगी। तो ये तीनों जो है आपका अनुच्छेद 39 से रिलेटेड है, और ये किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में ये समाहित है। आगे पूछा जा रहा है, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो उस टाइम जो है सीजेआई के द्वारा ये किया जाएगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये किया जाएगा कि वो जो है कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का। अगर ये भी नहीं है तो वैसे में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वो जो है कार्यभार संभालता है। आगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो भारत के राष्ट्रपति को माना गया है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और इसका वर्णन जो है वो आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में मिल जाएगा कि वो जो है भारत के संवैधानिक प्रधान है, और वो कार्यपालिका के अध्यक्ष भी हैं। 52 नहीं, 53 में, अनुच्छेद 53 में ये दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका शक्ति जो है उनमें निहित होती है। अनुच्छेद 53 में 52 ये बोलता है कि भारत का जो है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। 53 में है कि कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो जॉन मथाई थे। ठीक है, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। आगे है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो देखो ये सारा जो है वो आपका रीट से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है, और उसी में है परमादेश। परमादेश जारी किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए कि आप जो है ये आदेश को निभाइए, तो वो आपका परमादेश होता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, परमादेश जारी किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। पूछा जा रहा है, भारत के राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क या सूत उत्पादित करता है? तो सिल्क उत्पादन के लिए जो है कर्नाटक आपका फेमस है। कर्नाटक जो है सर्वाधिक सिल्क का उत्पादन करता है। फिर है लूसीफर। लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो लूसीफर जो है वो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। शुक्र ग्रह का अन्य नाम जो है आपका लूसीफर हो जाता है। फिर भारत की कोर या केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोर को जो है वो आपका जाना जाता है गुरुमंडल। कोर को किस नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल से। ऐसे कोर जो है वो आपका निकेल और फेरस से बना होता है, अर्थात नीफे से बना होता है, निकेल और फेरस से। ठीक है, कोर किससे बना हुआ है? निकेल और फेरस से बना हुआ है। आगे, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी को निरूपित करता है? तो एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो है वो बताता है। अर्थ और सन के बीच का जो दूरी है उसे खगोलीय दूरी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो देखो, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ अगर ठंडी हवा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो वैसे में हवा की
ऊपर की ओर प्रसरण को जो है बोला जाता है बताग्र वर्षा। क्या बोला जाता है? बताग्र वर्षा। आपको जो मिलनी इसमें याद रखना है बताग्र वर्षा में, वो ये याद रखना है कि बताग्र वर्षा में हवा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ऊपर में कौन सी होगी? गर्म हवा होगी, क्योंकि ये हल्की होती है, और ठंडी हवा जो है वो नीचे होगी, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो भारी होती है। आगे विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। तो किसके ऊपर होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर जब होता है सूर्य, तो वैसे में विषुव होता है, विषुव। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 को। पूछा ये जा रहा है कि अक्षांश का एक अंश कितने के बराबर होता है? तो अक्षांश का एक अंश जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यूरोप के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यूरोप का जो वेनिस शहर है उसे जो है एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो उसे बोलते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब क्षेत्र होता है। जैसे मान लो इलाहाबाद में गंगा और यमुना और सरस्वती दोनों मिलती है। खैर गंगा और यमुना को ही ले ली, तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे बोला जाएगा गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, आगे है, नदी के उस ज्वारी मुहानी को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्वारीय मुहाना, तो ज्वारीय मुहाना को बोला जाता है नदमुख। ठीक है, जहाँ पे मीठा जल और ताज़ा जल जो है, खारा जल जो है एक जगह मिलता है, तो वो होता है नदमुख। और अगर ज्वारीय मुहाना नहीं हो तो वहाँ पे नदियाँ क्या करती है? वो डेल्टा बनाती है, जिससे सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो वहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वहाँ पे ज्वारीय नहीं होगा। ज्वारीय मुहाना आपको ज़्यादातर जो है वो भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे देखा जाता है। जो आपका नर्मदा नदी है वो आपको जो है क्या होता है? ज्वारीय मुहाना बनाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उस जगह को बोलते हैं नदमुख। देखते हैं 41 पूछा जा रहा है वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुक्रम प्राकृतिक सतह। देखो यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि मैंग्रोव का विनाश आदिवासियों द्वारा लकड़ी को अवैध कटाई और अनाधिकार जो भी है उस अनाधिकार आखिर समस्या को अधिक ही जटिल बनाता है, जिससे जो लवण जल की जो कोटररिकाएँ हैं, जो पॉकेट है, फ्रेश वाटर पॉकेट है, वो तीव्र गति से क्या हो रही है? सूख रही है, क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये आपका बोला जा रहा है सुंदरबन के बारे में। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, वो सुंदरबन से रिलेटेड है। वहाँ पे पे क्या है कि एक पादप कृषि मैंग्रोव की कृषि की जाती है, जिसके कारण वो वहाँ का जो दृश्य है, वो अनुपम हो जाता है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो है, वो इमारती लकड़ी के लिए जो है, इसका दोहन कर रहे हैं। फिर ठीक है, फिर उस जगह पे जो है इसको हटा रहे हैं, मैंग्रोव का विनाश कर रहे हैं और अवैध जो है कटाई कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो फ्रेश वाटर पॉकेट है वो जो है सूख रहा है, और उस जगह पे क्या है, खारे जल का जो है समावेश ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारा बातें जो है वो आपका सुंदरबन से रिलेटेड है। और सुंदरबन जो है वो कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, गंगा नदी जो है इसी एरिया से होकर आपको गुजरती है। आगे पूछा जा रहा है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पहले तो आप ये जान लो कि दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जो जिला है वहाँ पे ये स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व ये आपका राजस्थान के अलवर जिले में है। कहाँ? राजस्थान के अलवर जिले में। आगे पूछा जा रहा है शुक्ला फांटा वन जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? तो शुक्ला फांटा वन जीव अभयारण्य जो है ये इंडिया में नहीं, ये आपका नेपाल में है। ठीक है, शुक्ला जी जो है वो फांटा जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका नेपाल में है। आप इसको तोड़ के याद रख सकते हैं, शुक्ला जी और पांडा, फांटा को आप पांडा याद रखिए और नेपाल से रिलेट कर सकते हैं। आगे नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये आपका है नामदफा नेशनल पार्क। तो ये नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये नामदफा नेशनल पार्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क आपका जो है स्थित है। और इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु भी देखने को मिलेगी, उपोष्ण भी देखने को मिलेगा, शीतोष्ण भी देखने को मिलेगा, और आर्कटिक की भी जो है कुछ विशेषताएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, नामदफा नेशनल पार्क। और ये जो म्यांमार के साथ भी बाउंड्री टच करता है।
आगे जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखो, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है वो आपका अनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कई सारे जीव जंतु होते हैं, तो वहाँ पे अनुवांशिक विभिन्नता जो है वो देखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, भारत के जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? तो गारो पहाड़ी में कौन फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है आपका नोकरेक। नोकरेक जो जैव भंडार है वो आपका गारो पहाड़ी में फैला हुआ है। और ये गारो खासी जयंतिया ये है कहाँ? तो ये आपका मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि नोकरेक का जो जैव भंडार है वो आपको गारो पहाड़िया में फैला हुआ है। आगे विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? तो रेड डेटा बुक में जो है ये सूचीबद्ध किया जाता है। अब बात है कि रेड डेटा बुक ये जारी कौन करता है? तो ये जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि वैसे जीव जंतु जो कि विलुप्त होने वाले या संकटग्रस्त हैं, उनको जो है वो शामिल किया जाता है संरक्षण के पर्पज से। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है कब? जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। कितने वर्षों तक? तो 50 वर्ष तक अगर कोई भी प्रजाति जो है अगर नहीं देखी गई है तो उसे जो है विलुप्त मान लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किसी भी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है 50 वर्ष तक अगर वो अपने जो उसका नेचुरल आवास है वहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे तो। आगे पूछा जा रहा है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो डुगोंग जो है इसे समुद्री गाय भी बोलते हैं। डुगोंग को क्या बोलते हैं? समुद्री गाय। समुद्री गाय। और आपको मालूम है गाय जो है एक स्तनधारी है, तो ये भी जो है जो डुगोंग है वो एक स्तनधारी प्राणी है और ये समुद्र में रहता है। ठीक है, 50 नंबर हो गया। 51 देखते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना लेखा वर्ष में किस प्रकार का बदलाव किया है? देखो, जो आरबीआई है, आरबीआई का जो पहले फाइनेंशियल ईयर चलता था वो चलता था जुलाई से लेके जून तक। 1 जुलाई से लेके जो है आपका 30 जून तक ये आपका पहले हुआ करता था आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर या लेखा वर्ष। लेकिन अब क्या है, अब इसे चेंज करके कर दिया गया है अप्रैल से मार्च तक। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से लेके जो है 31 मार्च, ये जो है अब आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो देखो, एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है कि जैसे किसी दी गई अवधि मान लो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में जो है जितना भी उस देश में उत्पादित अंतिम वस्तु है, ठीक है, अंतिम वस्तु जो भी उत्पादित हुआ है और सेवा जो भी उत्पादित हुआ है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है, मतलब अगर उसे हम लोग मुद्रा में कन्वर्ट करें कि इतने रुपए का जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ और इतना जो है हमें सर्विस से प्राप्त हुआ, तो वही हमारा क्या होता है कि नेशनल इनकम में शामिल होता है। तो ये याद रखिएगा कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के ये बराबर होता है हमारा नेशनल आय, वो भी एक दी गई अवधि में। 53 पूछा जा रहा है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता? जो पूंजी निर्माण है वो महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में क्यों प्रमाणित नहीं हो पाता? क्योंकि उच्च पूंजी उत्पाद जो है यहाँ बोल रहे हैं उच्च पूंजी उत्पाद के कारण। फिर से समझते हैं, यहाँ बोल रहे हैं उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था, मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? उच्च बचत वाली है। तो पूंजी निर्माण जो है वो महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि हमें जो पूंजी है वही आपका ज़्यादा लग रहा है, मतलब जो आपका पूंजी है उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए जो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी आपको उत्पादन जो है वो सही प्रमाणित नहीं दे पा रहा है। सिंपल है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा तो आपका सेविंग भी जो है वो आपका ज़्यादा नहीं होगा। आगे बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो देखो, ये जो बुल है, बुलक कैपिटलिस्ट बोला जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर ढनाढ नहीं है, उन्हें बोला जाता है बुलक कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये बोला जाता है किसान को जिनके पास कुछ साधन तो है लेकिन वो धनाढ्य नहीं है। आगे भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि प्रोडक्ट कौन सा है? तो भारत सबसे ज़्यादा जो है वो बासमती चावल का यहाँ पे निर्यात करता है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है बासमती चावल का निर्यात इंडिया के द्वारा किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि जैम ट्रिनिटी से क्या तात्पर्य है। तो देखो जैम यहाँ पे हो गया, जे से क्या हो गया आपका जनधन अकाउंट, ए से आधार और एम से मोबाइल। मतलब इन जैम के द्वारा ही जो है गवर्नमेंट अपनी सारी जो भी योजनाएं हैं उसे अच्छी तरीके से पूरा करती है। आगे किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो वो होता है आपका जीडीपी के द्वारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो हम लोग क्या है कि डेटाबेस होता है, ठीक है। तो डेटाबेस जो चीज़ें हैं वो आपको चेक किया जाता है जीडीपी के थ्रू। जीडीपी, जीएनपी ये सारी जो मापक है उसके द्वारा जो है हम लोग आर्थिक वृद्धि देखते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है, ठीक है, आर्थिक विकास देखना है, तो डेवलपमेंट जो है वो आपको देखा जाता है, डेवलपमेंट देखा जाता है आपका, जैसे कि गरीबी का क्या अनुपात है, ठीक है। वहाँ पे गरीबी को देखा जाता है, पॉवर्टी को देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है। फिर अगर आप इंडेक्स की बात करो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखा जाता है कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब मानव का विकास जो है किस तरीके से हुआ है। एचडीआई में आपको मालूम है कि सब कुछ देख लिया जाता है, गरीबी देख लिया जाता है। फिर जो वहाँ प्रति व्यक्ति आय है, इन सारी चीज़ों को जो है मतलब होलिस्टिक रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अगर आर्थिक विकास देखना है तो वहाँ पे हम लोग गरीबी देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, स्वास्थ्य का जो स्तर है वो देखेंगे, जो मेल फीमेल का रेशियो है वो हम लोग देखेंगे, पॉवर्टी का जो रेशियो है वो हम लोग देखेंगे, जो साक्षरता दर है उसे हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पे आर्थिक विकास को देखा जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है वो आपका जीडीपी के थ्रू जो है वो मापा जाता है। आगे अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो आपका नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। आगे भारत में थोक मूल्य सूचकांक अर्थात डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आगे साख पत्र लैंडिंग लैंडिंग या क्रेडिट जो लेटर है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका निर्यातकर्ता के द्वारा जारी किया जाता है, लैंडिंग या क्रेडिट लेटर। साइंस के प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है 61 नंबर में कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों और की भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनकी किस का फलन होता है। तो वो होता है परमाणु भार का फलन। परमाणु भार का फलन जो है आवर्त फलन होता है, ठीक है। जो भी आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं हैं वो आपका परमाणु भार पे होता है। और परमाणु भार होता है क्या, तो ये प्रोटॉन की जो कुल संख्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है वही मिलाकर आपका क्या है परमाणु भार बनता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं 62 को। पूछा जा रहा है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए जो है वो ब्यूटेन का यूज किया जाता है। अब है कि ये नॉकिंग होता क्या है। तो देखो नॉकिंग आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में अगर देखो तो आप नॉक क्यों करते हो। नॉक मतलब खटखटाना, किसी के दरवाजे पे नॉक करना। तो नॉकिंग तब होता है जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर वैसा कोई काम है तब। यहाँ पे इंजन में नॉकिंग होता है फ्यूल वाले में, ठीक है। फ्यूल के सेक्शन से ये रिलेटेड है। वहाँ पे क्या हुआ कि अगर फ्यूल के जलने में जो है कोई दिक्कत हो रहा है, फ्यूल जो है अच्छे से अगर वहाँ पे नहीं जल पा रहा है, तो वैसे में वहाँ पे हवा अगर मान लो फ्यूल के साथ हवा आ गया तो वो सही ढंग से नहीं जल पा रहा है, तो उसी को बोला जाता है नॉकिंग। आगे पूछा जा रहा है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। और अगर बोला जाए उजला थोथा, उजला उजला थोथा, ये आपका होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। वहीं एक आपका हरा थोथा जो है, हरा थोथा, ये बोला जाता है फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट, वो होता है आपका हरा थोथा। तो ये अक्सर पूछा जाता है उजला थोथा किसे कहते हैं, हरा थोथा किसे कहते हैं और नीला थोथा किसे कहते हैं। नीला थोथा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जिंक सल्फेट को जो है उजला थोथा, और हरा थोथा जो है वो बोला जाता है फेरस सल्फेट को। आगे ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता है। तो ऑक्टेन संख्या जो है ईंधन की गुणवत्ता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगा उतना ज़्यादा जो है ईंधन अच्छा माना जाता है।
ठीक है, और उसका नॉकिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है ऑक्टेन संख्या बढ़ने पे। आगे कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा, पारा जो है वो क्या है, एक धातु है और समान तापमान पे जो है ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कौन सी अधातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वहां पे फिर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अर्थात ब्रोमीन जो है वो आपका क्या है कि एक ऐसा अधातु है, ये क्या है, अधातु है जो कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलता है कि कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। तो आपका एक तो पारा हो गया धातु में, और अधातु में ब्रोमीन हो गया। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रकाश है वो एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर ये विभक्त नहीं होते हैं। इसलिए इनका यूज जो है वो किया जाता है रोड पे लाइट करने के लिए। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों क्या है, तो दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के ये दोनों जो है बहुलक होते हैं। जैसे डीएनए में आपको वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए में जो है वो भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, वो होता है आपका क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है, मेनली आप याद रखिए डीएनए और आरएनए आरएनए में जो है आपका न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और जो मैं बेस का बात कर रहा था वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन, और एक को होता है गुआसिन, और एक को होता है साइटोसिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के बेस जो है डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में क्या होता है कि इनके जगह पे जो है एक आ जाता है आपका यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल जो है वो आपका आरएनए में आ जाता है, यूरेसिल। थाइमिन की जगह पे आपका यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन की जगह पे। तो ये सारे चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। आगे ऐसा जानवर जो समुद्र के तल पर रहता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है नितलस्थ बोला जाता है। आगे है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन-सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में जो है सैक्रोमाइसीज सेरेबिस लाया जाता है उपयोग में। फिर है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है डॉपलर प्रभाव। ध्वनि स्रोत में की आवृत्ति में जो चेंजेज़ आता है वो डॉपलर इफ़ेक्ट के कारण होता है। और आगे जो है हम लोग शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान को इसे जो हम लोग सिर्फ आप यहाँ पे देख लो, ये ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस यहाँ आपको नहीं किया जाएगा। आप इसे जो है पीडीएफ में आराम से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से ये दिख जाएगा, और आप उससे जो है ये रिलेट करना। और ये आपका संप्रेषण और संचार, यहाँ से भी जो है प्रश्न आपका बहुत कम ही पूछा जाता है नॉर्मल एग्जाम में। तो अब हम लोग जो है खेल कूद को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ तक कि इन सब का जो है एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया गया है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका क्या है, जनरली जनवरी महीने में किया जाता है। वहीं आपका जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मई से जून के बीच का। मई जून के आसपास जो है ये आपका फ्रेंच ओपन होता है। वहीं विम्बलडन जो है, विम्बलडन ये आपका जून जुलाई में होता है, जून जुलाई में ये विम्बलडन खेला जाता है। और यूएसए ओपन जो है वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच खेला जाता है, अगस्त सितंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कब हुआ था, 1877 में। यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, और सबसे पुराना हो गया आपका विम्बलडन, और सबसे नया हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंच ओपन को जो है रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को और क्या बोला जाता है? रोलैंड गैरोस। आगे क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पे। यूएस ओपन किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। देखो, जहाँ पे टेनिस खेला जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट, और जो यूएस ओपन का कोर्ट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए ये हार्ड कोर्ट हो गया। जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है वहाँ वो जो उसका कोर्ट होता है वो ग्रास कोर्ट होता है। मतलब वो जो आपका कोर्ट है, मतलब एक जो जगह है उस जगह पे जो है थोड़ा-थोड़ा घास भी होता है, वो हो गया ग्रास कोर्ट। जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन बोला जाता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, कहाँ? क्ले कोर्ट पे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे। तो 2 आपको जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। जबकि विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे, और फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा।
आगे पूछा जा रहा है कि उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ में किए जाते हैं। ये काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिश्रित कृषि क्या होता है। तो मिश्रित कृषि वैसे कृषि को कहता है जिसमें कृषि और पशुपालन जो है दोनों साथ साथ किया जाता है। आगे गेहूं का काला टिक रोग या टीका रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका फफूंदी के कारण होता है। काला टीका रोग किसमें होता है? गेहूं का काला टीका, ये फफूंदी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग जो है ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से? तो मैग्नीज की कमी के कारण जो है मटर में मार्स रोग होता है। दलहनी फसलों में कौन सा पिगमेंट अर्थात रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो वो होता है लेग हीमोग्लोबिन। देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम है वो कौन करता है? तो दलहनी फसल के द्वारा किया जाता है। लेकिन पूछा जा रहा है दलहनी फसल के कौन सा भाग? तो उसका जो जड़ में पिगमेंट एक होता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन। तो उसके द्वारा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है जहाँ राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। आगे बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी जो है वो टमाटर फसल की प्रजाति है। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जो है वो जस्ते के कारण होता है। ये सारे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद जरूर रखें। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक उत्पादन से है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में, मतलब जब आपका बंगाल विभाजन हो रहा है उसी टाइम जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। आगे पूछा जा रहा है पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। आगे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कंट्रोल और प्लस का उपयोग जो है वो फॉन्ट का साइज बढ़ाने में किया जाता है। वहीं जो है कीबोर्ड में शॉर्टकट की क्या होता है? कॉपी ये पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप कट किए हैं या कॉपी किए हैं उसे अगर पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस भी का यूज करेंगे। साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस, ये जो है डॉस का डीओएस का पूरा नाम होता है। आगे पूछा जा रहा है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क कराता है उसे क्या कहते हैं? तो सीपीयू से जो सीधा संपर्क कराता है वो होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। कौन सा होता है? ऑक्सिलरी मेमोरी। उसे जो है वो मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क कराता है। आगे है एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम को का दुरुपयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्पैम। मतलब कोई भी मैसेजिंग सिस्टम है उसका जो है एब्यूज करना वो आपका स्पैम कहला गया। या फिर इसी में बोल सकते हैं कि आपका ईमेल में वैसा मैसेज जो कि आपके काम का नहीं होता है वो क्या होता है? वो स्पैम कहलाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? तो उसे जो है वार्म बूटिंग कहते हैं। मॉड्यू मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का समान नाम क्या है? मॉडेम। आपको दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम जो है वो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है ये ओडीबीसी का पूरा नाम है। आगे है टीएफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये टीएफटीपी का पूरा नाम होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 120 पूछा जा रहा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो वो पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा होती है। तो कहाँ होती है? तो बाईं ओर जो है संरेखित होती है, मतलब जो अलाइनमेंट होता है वो आपका बाईं ओर होता है। ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसे लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हो या फिर मिडिल में भी एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर में। आगे पूछा जा रहा है कश्मीर की महिला संत लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तो ये कश्मीरी शैव धर्म की अनुयायी थी, संत लल्ला योगेश्वरी। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली की है? तो ये आपका किशनगढ़ शैली की है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है बनी ठनी शैली। तो ये बोला जाता है किशनगढ़ शैली की है और ये राजस्थान का है। बनी ठनी शैली जो है वो राजस्थान की है। अगला प्रश्न है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? तो हुसरी और बिहुना जो नृत्य है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये आपका शिव को समर्पित है। और एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ? तो ये आपका महाराष्ट्र में मुंबई में है।
ठीक है, मुंबई में। और ये जो है वो समुद्र के बीचों बीच में स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज की सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो त्यागराज आराधना त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तंजावुर में। तंजावुर में जो है त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपका बांग्ला भाषा है। आगे, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो बैसाखी मनाया जाता है खालसा पंथ की स्थापना को लेकर। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना को लेकर जो है बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन क्या होता है, बैसाखी के त्योहार के दिन ही जो है आपका 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आगे, महाबलीपुरम में पल्लव शैली के 5 एक चट्टानी रथ मंदिरों में से सबसे बड़ा किसका रथ है? तो वो धर्मराज रथ है। ठीक है, धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी एलिनार ओस्ट्रॉम। एलिनार ओस्ट्रॉम जो है वो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाली प्रथम महिला है। आगे, केरल में बीसू नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो केरल में बीसू नामक त्योहार जो है वो आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कब? अप्रैल महीने में। इस तरीके से सारे आपको 130 क्वेश्चन जो यहाँ पे करवा दिए गए हैं। आप चाहे तो इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।